हाय दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप स्टॉक मार्केट में एक एक्सपीरियंस ट्रेडर की तरह इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं कहाँ से शुरू करें, या फिर एकदम आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, तो ये सीरीज़ मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इस सीरीज़ में मैं स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी प्रैक्टिकल चीज़ें डिस्कस करूँगा। कंपनी का बिजनेस स्टडी करना, टेक्निकल एनालिसिस करना, फंडामेंटल एनालिसिस करना, ये सब चीज़ें हम लोग इस सीरीज़ में सीखेंगे। इसमें हम लोग जो बस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, जिससे कि आप लोग स्टॉक मार्केट को कम टाइम में अच्छे से सीख सकें और अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को थोड़ा और शार्प और अच्छा कर सकें। तो इस सीरीज़ का फोकस सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए है। इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शंस वालों के लिए वीडियो नहीं है। आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर आपको एनालिसिस के नाम पे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जिसमें से काफ़ी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो रियल लाइफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में काम ही नहीं आती हैं। काफ़ी चीज़ें तो इतनी इर्रिलेवेंट होती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स को, जो नए स्टॉक मार्केट में जो नए लोग आते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस और पैरालिसिस क्रिएट करने का काम करती हैं, यानी कि कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं सिर्फ और सिर्फ। जैसे कि कोई बोलेगा कि जैसे ही स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तो आप लोग खरीद लो, कोई बोलेगा कि जैसे ही स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तो आप सेल कर दो। तो ये सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि नए इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आता है कि हम लोग कौन सी अप्रोच को फॉलो करें। तो इसलिए मैंने ये सीरीज़ बनाने का स्टार्ट करी है, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट चीज़ें जो स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में काम आती हैं वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं आपको इतने सिंपल और कंसाइज तरीके से चीज़ें सिखाऊंगा जिससे आप लोग ये स्ट्रेटजीज़ और ये स्टडी करने का जो मेरा मेथड है ये लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हैं। अगर ये आपने अच्छे से सीख लिया तो इसके अलावा आपको कुछ और चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मार्केट में, क्योंकि मेरा जो तरीका है वो काफ़ी कंसाइज और फोकस्ड है और मैं आपको वही चीज़ें सिखाऊंगा जो मेरे लिए एक्चुअल में आज तक काम करती आई है और अभी भी काम कर रही है और जिससे मेरा अच्छा खासा पैसा बना भी है। तो ये सीरीज़ आपको स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझाने में और वो भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाने में काफ़ी मदद करेगी। और हमें बिजनेस फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस तीनों चीज़ों पे फोकस करना है। जब भी किसी कंपनी को हम स्टडी करते हैं हमें इन तीनों में से कोई भी पैरामीटर को इग्नोर नहीं करना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, कोई सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करता है, कोई सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस पे फोकस करता है। तो हमें इन तीनों चीज़ों को, तीनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़ों पर ही फोकस करना है। आपको किसी भी इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ को इग्नोर नहीं करना है अगर स्टॉक मार्केट में बाकी लोगों से काफ़ी आगे निकलना है। तो ये जो पहली वीडियो है, इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं किसी कंपनी का। तो इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस उतना सीखेंगे जितना एक्चुअल मार्केट में काम आता है, कुछ भी ज़्यादा और कुछ भी कम नहीं। तो शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। सिंपली अगर आप समझे तो टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा टूल होता है या फिर एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम लोग मार्केट के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं उसके हिस्टोरिकल डाटा से, जिससे हम लोग उसके फ्यूचर प्राइस मूवमेंट का पता लगा सकें। ये एनालिसिस क्या होता है, मार्केट की जो साइकोलॉजी होती है उसको समझने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न्स और प्राइस की फॉर्मेशन बनती है वो ह्यूमन इमोशंस को भी रिफ्लेक्ट करता है, जैसे फियर, ग्रीड और पैनिक, उन सबको रिफ्लेक्ट करता है। जबकि फंडामेंटल एनालिसिस में देखेंगे तो आपको ये जो इमोशंस, ह्यूमन साइकोलॉजी का ये जो एस्पेक्ट होता है ये फंडामेंटल एनालिसिस में नहीं होता है। वहाँ बस आप नंबर्स और रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हैं, जो कि मार्केट इमोशंस को थोड़ा कम मददगार साबित होता है समझने में। तो टेक्निकल एनालिसिस की फिलोसफी क्या है, अगर सिंपली मैं आपको समझाऊँ तो इसके साइकोलॉजी के मेन 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मतलब मार्केट का जो प्राइस एक्शन होता है, जो किसी भी चार्ट का जो प्राइस मूवमेंट होती है वो सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है। जो कुछ भी इवेंट्स, न्यूज़ होती है आज तक या फिर होने वाली है वो अल्टीमेटली प्राइस एक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये ऐसा इसका टेक्निकल एनालिसिस का मानना है। इसमें आपके जितने भी पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, वो सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं और यहाँ तक कि फ्यूचर इवेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर किसी स्टॉक का अगर आप देखेंगे तो मार्केट को अगर एक्सपेक्ट करता है कि इसके फ्यूचर में अर्निंग बढ़ेगी क्योंकि गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी आने वाली है, फिर वैसी पॉलिसी आने वाली है, तो वो सारा उस स्टॉक के चार्ट में ऑलरेडी फ्यूचर का प्राइस भी रिफ्लेक्ट करने लगेगा। वो स्टॉक पहले ही बढ़ जाएगा उस अर्निंग के हिसाब से, फ्यूचर अर्निंग के हिसाब से, जो कि अभी तक हुई नहीं है बट होने वाली है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी या फिर टैक्स कट रेट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा बजट देने वाली है तो मार्केट इसको पहले ही एंटिसिपेट कर लेता है और जो रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो पहले ही भागने लग जाते हैं या फिर नीचे गिरने लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द न्यूज़। इसलिए हम लोग कई बार देखते भी हैं कि स्टॉक का रिजल्ट्स, क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आते हैं वो बाद में आते हैं, जबकि स्टॉक का प्राइस पहले ही गिरने और बढ़ने लग जाता है। दूसरी इसकी जो फिलोसफी है वो ये है कि जो प्राइस होता है वो हमेशा ट्रेंड में मूव करता है।
तो इस ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्टॉक अगर चार्ट देखेंगे आप तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें ही आपको मिलेंगी, या तो स्टॉक ऊपर जा रहा होगा यानी कि अप ट्रेंड में होगा, या फिर स्टॉक नीचे जा रहा होगा यानी कि डाउन ट्रेंड में होगा, या फिर स्टॉक साइडवेज चल रहा होगा ऊपर नीचे यानी कि वो साइडवेज ट्रेंड होगा। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में जब हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे तो बाद में समझाऊंगा। ये सेकंड पॉइंट है कि प्राइस मूव इन ट्रेंड्स। थर्ड इसका जो एस्पेक्ट है वो है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो इसका जो मानना है, इसका मानना वो है कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो चेंज नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है कि जो किसी पर्टिकुलर चार्ट में जो चीज़ें पहले हो चुकी होती हैं वो दोबारा भी होने की एक प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि ह्यूमन जो इमोशंस होते हैं वो सेम होते हैं। इसलिए जो चार्ट पैटर्न्स स्टडी करना होता है वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इन चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पे जो ह्यूमन का जो सेंटिमेंट्स होते हैं उसको ट्रैक करना थोड़ा आसान हो जाता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है इस स्टॉक में। तो टेक्निकल एनालिसिस के ये 3 पॉइंट्स हैं। टेक्निकल एनालिसिस का जो मेन फोकस है वो क्या है, प्राइस एक्शन को स्टडी करना है। प्राइस एक्शन या फिर मार्केट एक्शन इसको हम बोलते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, स्टॉक का प्राइस, उसकी वॉल्यूम, और तीसरा ओपन इंटरेस्ट। लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट का डाटा होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ऑप्शंस जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए यूज़फुल है। तो अपने लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम ट्रैक करना, ये मार्केट एक्शन को स्टडी करना है। इसलिए हम अपने जो एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस है उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम पर रखेंगे, जो कि स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्राइस मूवमेंट की हम लोग स्टडी करेंगे इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस में 2 चीज़ें होती हैं। पहला इसको स्टडी करने के लिए होते हैं इंडिकेटर्स, जैसे कि MACD, RSI, बोलिंगर बैंड्स। ये सब मैथमेटिकल फॉर्मूले से काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जो हिस्टोरिकल डेटा होती है किसी भी स्टॉक के चार्ट की, उस हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे ये इंडिकेटर्स काम करते हैं और फ्यूचर प्राइस का पता लगाते हैं। तो मैं टेक्निकल एनालिसिस को बहुत सिंपल रखता हूँ। मैं कोई भी ये जो इंडिकेटर्स होते हैं इनका यूज़ नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ 200 डे मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर होता है, यानी कि जो प्राइस का आखिरी 200 दिनों का, यानी कि लगभग 10-11 महीने का जो उसका एवरेज होता है, उसका यूज़ करता हूँ। तो ये जो बाकी इंडिकेटर्स हैं RSI, बोलिंगर बैंड, ये सब मेरे अप्रोच में नहीं आता है। ये सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। और दूसरा इंडिकेटर्स के बाद है प्राइस को स्टडी करना, यानी कि प्राइस एक्शन को स्टडी करना, जिसमें हम लोग प्राइस और वॉल्यूम का स्टडी करते हैं। तो प्राइस में हम लोग, अगर आप सिंपली समझेंगे तो क्या स्टडी कर सकते हैं। प्राइस में हम लोग जो डेली किसी भी चार्ट की जो कैंडल स्टिक होती है उसको स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारी कैंडल से मिलके जो अलग अलग कैंडल स्टिक्स के जो पैटर्न बनते हैं उसको स्टडी कर सकते हैं। और दूसरा, हम जो ओवरऑल कैंडल से बन के पूरा चार्ट बनता है उसको स्टडी कर सकते हैं। तो पहला कैंडल स्टिक स्टडी हम कर सकते हैं और दूसरा हम लोग चार्ट की स्टडी कर सकते हैं, चार्ट पैटर्न की। तो अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ और सिर्फ जो चार्ट पैटर्न है अपनी स्टडी को उसको ऊपर फोकस करना है। कैंडल स्टिक और जो कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं उस पर उसको फोकस नहीं करना है, क्योंकि हर एक कैंडल का जो अपना स्ट्रॉन्ग मीनिंग नहीं होता है। और एक कैंडल क्या होती है, एक जो पर्टिकुलर डे की कैंडल होती है उसको ईजिली मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। और ये जो बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए यूज़फुल और थोड़ी इफेक्टिव होती है, जो 2-3 दिन 4 दिन के लिए ट्रेड लेते हैं कोई भी। और क्योंकि अपना फोकस मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर है तो ये अपने लिए यूज़फुल नहीं है। तो कैंडल स्टिक मैं सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज़ करता हूँ, वो भी किसी पर्टिकुलर डे का। और जो कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं जो 2, 4, 5 कैंडल से मिलके बनते हैं, जैसे कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, वो सब का मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ उन सब चीज़ों पे। तो अपने को सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न स्टडी करने हैं। तो अपना जो टेक्निकल एनालिसिस का मेन फोकस है, बेसिक फाउंडेशन है, वो है प्राइस वॉल्यूम की स्टडी करना, यानी कि चार्ट पैटर्न स्टडी करना। और दूसरा जो अपने को यूज़ करना है वो 200 डे मूविंग एवरेज यूज़ करना है। तो ये काफ़ी सिंपल और इफेक्टिव अप्रोच है जो कि एक्चुअल में काम भी करती है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस में ये 2 चीज़ें सीखनी है। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है क्लोज प्राइस। एक कैंडल में अगर आप देखेंगे तो 4 प्राइस होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो अपने को जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है किसी भी पर्टिकुलर डे पे, वो देनी है उसके क्लोज प्राइस पे, क्योंकि जो क्लोज प्राइस होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। वो बेसिकली जो उस डे का फाइनल कॉन्सेंसस होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि वो सबसे एक्यूरेट प्राइस माना जाता है। अगर आपको कभी भी चार्ट पैटर्न स्टडी करने में कन्फ्यूज़न होता है, जैसे आपने कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी बट उस ट्रेंड लाइन को इंट्राडे में ब्रेक हुआ है बट क्लोज प्राइस ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम लोग उसको ब्रेक नहीं मानेंगे। अपने को जो मेन फोकस रखना है वो क्लोज प्राइस पर रखना है। तो अपने को अभी क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न स्टडी करना है, देखना है और आइडेंटिफाई करना है और कैसे उनके बेसिस पे ट्रेड लेनी है। तो सिंपली चार्ट पैटर्न को समझने से पहले आप समझो किसी भी स्टॉक में
3 ट्रेंड होते हैं जो कि मैंने आपको बताया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। सिंपली अगर आप सोचो तो डाउन ट्रेंड कैसे हो सकता है। डाउन ट्रेंड के 2 पार्ट हैं, या तो कोई स्टॉक आईपीओ में लिस्ट हुआ और स्टार्टिंग से ही, जब से वो लिस्ट हुआ उसके बाद से ही डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लगातार वो नीचे चल रहा है, या तो ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है कि कोई स्टॉक पहले ऊपर गया हो, ऊपर जाके कंसोलिडेट किया हो और उसके बाद वो नीचे आना चालू हुआ है। तो डाउन ट्रेंड में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो स्टॉक आईपीओ के टाइम से, जब से लिस्ट हुआ तब से ही नीचे जा रहा है, या फिर दूसरा है वो पहले ऊपर गया था, अप ट्रेंड में था, उसके बाद अभी नीचे जाना स्टार्ट हुआ है। तो 2 चीज़ें इसमें हो गई। सिमिलरली अप ट्रेंड में हो सकती है, स्टॉक जब से आईपीओ से लिस्ट हुआ है उसके बाद से ही लगातार ऊपर जा रहा है, यानी कि अप ट्रेंड में। या फिर ऐसे हो सकता था कि स्टॉक पहले नीचे जा रहा था और फिर साइड में कंसोलिडेट कर रहा था, या फिर पहले नीचे गया उसके बाद फिर अब ऊपर जाना स्टार्ट किया है। तो अप ट्रेंड में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो स्टार्टिंग से ऊपर जा रहा है, या फिर नीचे जाने के बाद उसने चेंज करके अभी ट्रेंड तब ऊपर जाना स्टार्ट किया है। तो डाउन ट्रेंड में 2 चीज़ें हो सकती हैं, अप ट्रेंड में भी 2 चीज़ें हो सकती हैं। तीसरा है साइडवेज। साइडवेज में भी 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो स्टॉक नीचे से ऊपर गया अप ट्रेंड और अप ट्रेंड के बाद वो कंसोलिडेट कर रहा है, रेंज बाउंड हो रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है स्टॉक डाउन ट्रेंड में था और नीचे जाने के बाद अब वो जाके कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर नीचे ऐसे कर रहा है। तो 2 चीज़ें डाउन ट्रेंड में हो सकती हैं, 2 चीज़ें अप ट्रेंड में हो सकती हैं और 2 चीज़ें साइडवेज में हो सकती हैं। तो हर एक चार्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको ये 6 पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी। तो अभी इन 6 कंडीशंस में कैसी अपॉर्चुनिटी बनती है और कैसा हम लोगों को, कैसी अप्रोच हमारी रहनी चाहिए या रहती है, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो जो स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में जा रहा है उसका हमारा कोई यूज़ का नहीं है, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर नहीं है, तो अपन उसको नीचे जाने पे बैट नहीं कर सकते। अपना फ़ायदा तभी होगा जब स्टॉक ऊपर जाएगा और प्राइस बढ़ेगा। तो जो स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में और लगातार डाउन ट्रेंड में जा रहा है वो हमारे किसी काम का नहीं है, भले ही वो आईपीओ के टाइम से लगातार डाउन ट्रेंड में जा रहा हो या फिर ऊपर जाने के बाद वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया हो। तो जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है उसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते, हमारा पैसा उसमें बन नहीं सकता। दूसरा है अप ट्रेंड में, तो जो स्टॉक लगातार ऊपर ही जा रहा है, अप ट्रेंड में है, तो उसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जब भी वो कोई भी स्टॉक जब भी लगातार ऊपर जाता है, ट्रेंड में रहता है, तो ऊपर जाता है थोड़ा, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो जब भी वो अपना स्विंग लो पे आता है, ऊपर जाके नीचे आता है, तो हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं, लोअर पॉइंट पे उसको ले सकते हैं और जैसे ही वो अगले हाई के पास जाए तो हम उसको सेल कर सकते हैं। इसमें क्या है, बेसिकली थोड़े थोड़े प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं होती और ये काफ़ी रिस्की भी होता है, और इसके लिए आपको काफ़ी एक्टिवली भी रहना पड़ेगा। जैसे ही वो स्विंग लो को, अगर उसने किसी भी टाइम पे स्विंग लो को ब्रेक कर दिया तो आपको स्टॉप लॉस लगा के निकल जाना है, और जैसे ही उसने स्विंग हाई को ब्रेक किया तो वहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो इसमें मेनली क्या है, इसमें मेनली ट्रेंड लाइन बना के ही ट्रेड किया जा सकता है। जब तक वो स्टॉक उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से चलता रहे ऊपर, तो हम लोग उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। इसको सिंपली मैं अगर आपको समझाऊं तो कोई भी स्टॉक जब अप ट्रेंड में होता है तो वैसे होता है, वो लगातार अपने नए हाई बना रहा होता है और पुराने लो को ब्रेक नहीं कर रहा होता है। तो इसमें हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, जैसे ही स्टॉक ऊपर जाता है फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो जैसे ही वो एक टाइम के बाद थोड़ा नीचे आता है तो यहाँ पे कहीं हम लोग उस स्टॉक को ले सकते हैं, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, जो प्रीवियस उसने लो रखा होता है, यहाँ पे उसका हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि जैसे ही स्टॉक इससे नीचे आया तो मतलब इसका अप ट्रेंड खत्म हो रहा है और हम लोग उसको सेल कर देंगे। और हमारा इसमें टारगेट रहता है कि जैसे ही जो इसका प्रीवियस हाई था, यानी कि ये हाई था, तो यहाँ पे कहीं हम लोग इसको आके सेल कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग अप ट्रेंड में ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि जैसे ही स्विंग लो बनाया तो यहाँ पे कहीं पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं, और जैसे ही स्विंग हाई बनाया तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। तो इसमें हम ट्रेंड के साथ साथ उसको छोटे छोटे ट्रेड्स काफ़ी लेते हैं, और जिससे कि हमें थोड़ा प्रॉफिट होता है, लेकिन साथ ही साथ स्टॉप लॉस का भी इसमें ध्यान रखना होता है। दूसरा है अप ट्रेंड में, जब कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड में आना स्टार्ट करे, तो ये सबसे ज़्यादा रिटर्न्स इसमें मिलते हैं। इसमें स्टॉक का डाउन ट्रेंड खत्म होता है और उसके बाद वो अप ट्रेंड में जाता है, इसमें काफ़ी हाई रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो जब स्टॉक डाउन ट्रेंड के बाद अपने ऑल टाइम हाई पे या फिर उससे भी ऊपर जाए तो फिर वो वहाँ पे काम आता है हमारा। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि अब स्टॉक का डाउन ट्रेंड खत्म हो गया और अप ट्रेंड उसका स्टार्ट हो गया है, तो इसके लिए होते हैं हमारे बुलिश रिवर्सल पैटर्न, जो कि डाउन ट्रेंड खत्म होने के बाद दर्शाते हैं कि अब अप ट्रेंड स्टॉक में स्टार्ट हो चुका है। तो उसके लिए हम लोग बुलिश रिवर्सल पैटर्न चार्ट की स्टडी करते हैं। और जब स्टॉक ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आता है तो हमें कैसे पता चलता है, तब बनते हैं बियरिश रिवर्सल पैटर्न। तो क्योंकि बियरिश रिवर्सल पैटर्न हमारे किसी काम के नहीं है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बुलिश रिवर्सल पैटर्न सीखेंगे।
तीसरा है साइडवेज। तो साइडवेज में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो कोई स्टॉक नीचे से ऊपर जा गया और ऊपर जाके वो कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर नीचे, और उस कंसोलिडेशन के बाद दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उस कंसोलिडेशन के बाद फिर से स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, या फिर स्टॉक नीचे आना स्टार्ट कर दे उस कंसोलिडेशन के बाद, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। और दूसरा है बॉटम पे। तो बॉटम पे वो स्टॉक ऊपर से नीचे आया और फिर बॉटम पे फिर ऐसे ऊपर नीचे एक ट्रेंड में एक रेंज में ट्रेड करने लगा, तो उसके बाद भी दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो स्टॉक फिर से ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, या फिर स्टॉक वहाँ से और ज़्यादा नीचे आना स्टार्ट कर दे। तो साइडवेज में दो पॉसिबिलिटी होती है। साइडवेज या तो ऊपर बन सकता है टॉप पे, या फिर बॉटम पे, और दोनों में दो पॉसिबिलिटी है, या तो ऊपर बन के वो नीचे आ जाए, या फिर ऊपर चल जाए फिर से, या फिर नीचे आके जब वो बॉटम पे या तो वो नीचे आना स्टार्ट कर दे, या फिर से ऊपर जाना स्टार्ट कर दे। तो अगर वो सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दे तो ये हमें पता कैसे चलेगा। तो टोटल दो पैटर्न्स होते हैं, एक तो रिवर्सल और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो अगर स्टॉक कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाता है, यानी कि वो प्रायर जो उसका ट्रेंड था उसी को कंटिन्यू करेगा, तो हम लोग कंटिन्यूएशन पैटर्न से आइडेंटिफाई करते हैं। और दूसरा है अगर वो रिवर्स डायरेक्शन में जाए, यानी कि रिवर्सल पैटर्न्स। और तीसरा हम लोग एक और तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। जब भी स्टॉक साइडवेज हो तो वो ऊपर नीचे क्योंकि ट्रेड करेगा, एक रेक्टेंगल में ट्रेड करेगा, तो उस रेक्टेंगल को भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। जैसे स्टॉक लो पे आए तो हम लोग खरीद रहे हैं, और जैसे ही हाई पे जाए हम लोग सेल कर सकते हैं। तो टोटल 3 टाइप के पैटर्न्स होते हैं। पहला है कंटिन्यूएशन पैटर्न, स्टॉक कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न कब बनते हैं? साइडवेज मार्केट के बाद। कंटिन्यूएशन पैटर्न कब बनते हैं? साइडवेज मार्केट में। दूसरा है रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न कब बनते हैं? जब स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो रहा होता है। और तीसरा है साइडवेज पैटर्न। साइडवेज पैटर्न यानी कि स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करता है। तो अपने को ये 3 चार्ट पैटर्न्स स्टडी करना है, कंटिन्यूएशन पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न और साइडवेज पैटर्न। और रिवर्सल पैटर्न में भी हमको सिर्फ और सिर्फ बुलिश रिवर्सल पैटर्न स्टडी करने हैं, क्योंकि बियरिश रिवर्सल पैटर्न हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न टोटल 6 होते हैं। पहला डबल बॉटम, दूसरा ट्रिपल बॉटम, ये डबल बॉटम से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तीसरा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, चौथा कप विद हैंडल पैटर्न, पांचवा राउंडिंग बॉटम पैटर्न, और छठा फॉलिंग वेज। तो ये रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। और ये रिवर्सल पैटर्न्स में कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। पहला है कि रिवर्सल पैटर्न से पहले कोई ट्रेंड होना चाहिए। दूसरा है कि ट्रेंड लाइन, जो हम लोग ऊपर से नीचे आता है तो एक ट्रेंड लाइन में स्टॉक आता है, तो उस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तीसरा है जब स्टॉक का जो रिवर्सल पैटर्न बनता है और उसका ब्रेकआउट होता है, तो एक अच्छी खासी अगर वॉल्यूम आती है तो वो और भी ज़्यादा उसका एक प्लस पॉइंट होता है। चौथा है साइज़ मैटर्स, मतलब जितना ज़्यादा स्टॉक जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन में जितना ज़्यादा टाइम लगता है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न में इतना ही है। दूसरा है कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न में भी 2 हैं, या तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद कंसोलिडेट करो और फिर से सेम उसमें जा रहा है, मतलब सेम डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो वो हो गया बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न हमारे किसी काम का नहीं है, तो उसको हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। तो हमारे सिर्फ और सिर्फ काम का है जब स्टॉक नीचे से ऊपर गया, ऊपर जाके कंसोलिडेट किया एक रेंज में, साइडवेज रहा, और उसके बाद फिर से उसने प्रायर ट्रेंड अपना कंटिन्यू करा, यानी कि अप ट्रेंड में वो आ गया, वो होगा बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न में पहला होता है फ्लैग और पीनेंट्स। फ्लैग और पीनेंट में क्या होता है? स्टॉक यहाँ पे जैसे आप सम्मान कैपिटल का एग्जांपल देखेंगे, स्टॉक यहाँ से यहाँ तक एक अप ट्रेंड में था, उसके बाद ये एक रेंज में ट्रेड करने लगा साइड में, यानी कि एक पोल एंड फ्लैग, ये पोल और ये फ्लैग पैटर्न बना, और यहाँ पे उसके बाद जैसे ही इसका यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तो ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि जो स्टॉक पहले एक अप ट्रेंड में था वो कुछ टाइम के लिए साइडवेज और कंसोलिडेट होगा, उसके बाद उसका प्रायर ट्रेंड फिर से कंटिन्यू होगा। पोल एंड फ्लैग पैटर्न होता है वो एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। और दूसरा होता है पोल एंड पीनेंट। इसमें क्या होता है? फ्लैग की जगह यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बनता है, ऐसा बेसिकली ट्रायंगल बनता है, और उसके बाद फिर से उसका ब्रेकआउट होता है, तो ये होता है पीनेंट पैटर्न। तो ये एक स्टॉक ऊपर से नीचे आया और फिर थोड़े काफ़ी कम टाइम के लिए इस ट्रायंगल के अंदर ट्रेड किया, और फिर से उसका जो प्रायर ट्रेंड था यानी कि अप ट्रेंड उसको कंटिन्यू रखता है। तो पहला हो गया पोल एंड फ्लैग और पीनेंट पैटर्न। दूसरा होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अगर आप LTIM का एग्जांपल देखेंगे अभी,
तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप देखेंगे तो स्टॉक पहले एक यहाँ से यहाँ नीचे से ऊपर आया, यानी कि एक स्टॉक अप ट्रेंड में था, उसके बाद उसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया और ऊपर आके उसमें ट्रेड करने लगा, ऊपर नीचे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मतलब कि पहले स्टॉक अप ट्रेंड में था, उसके बाद एक पैटर्न में साइडवेज हो गया, कंसोलिडेट हो रहा है, और फिर से अगर इसका यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो इसको बोलते हैं बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, और ये बनता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न दूसरा हमारा बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। और तीसरा होता है असेंडिंग ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, ऊपर फ्लैट होता है, ऊपर सीधा स्ट्रेट लाइन होती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो बजाज फिंसर्व में जो अभी करंटली पैटर्न बन रहा है वो हमारा बन रहा है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इसमें स्टॉक का अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये अप ट्रेंड में था, उसके बाद यहाँ पे आके तब से कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में, यानी कि ये साइडवेज हो गया तब से अप ट्रेंड के बाद। और जैसे यहाँ पे ये इसका ब्रेकआउट देता है तो इससे हमें पता चलता है कि जो बुलिश अप ट्रेंड पैटर्न था, यानी कि कंटिन्यूएशन पैटर्न, वो फिर से कंटिन्यू होने वाला है। प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड, उसके बाद साइडवेज, और फिर से ये अपना जो अप ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करेगा। तो असेंडिंग ट्रायंगल से हम लोग को यहाँ पे पता चल गया कि इसका अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। तो बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न 3 होते हैं, पहला है पोल एंड फ्लैग और पिनेंट, दूसरा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और तीसरा है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। एक तीसरा होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, वो बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो अपने को सिर्फ और सिर्फ ये 3 ध्यान रखने हैं। तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न हमने देख लिए, बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न हमने देख लिए, तीसरा है साइडवेज पैटर्न। तो साइडवेज पैटर्न सिर्फ और सिर्फ 2 पैटर्न होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहला तो ये एक रेक्टेंगुलर हो गया। तो साइडवेज पैटर्न में जब भी कोई स्टॉक ऐसे ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा होता है तो इस रेंज को भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। जब स्टॉक यहाँ पे आए तो हम लोग उसको बाय कर सकते हैं, और जब यहाँ पे आए सेल कर सकते हैं। तो साइडवेज पैटर्न पहला रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है, और दूसरा होता है ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन। तो ये जो पैटर्न होता है काफ़ी कम देखने को मिलता है। इसमें स्टॉक एक बेसिकली इस तरीके से, अगर ये मैं देखो यहाँ पे एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन बना देता हूँ तो स्टॉक इस रेंज में ऐसे ट्रेड कर रहा होता है, थोड़ा एक्सपेंडिंग टाइप से। तो इसमें हम लोग जब वो नीचे वाली इस पे आता है यहाँ पे बाय कर सकते हैं और यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में काफ़ी कम देखने को मिलता है, बट फिर भी किसी चार्ट पैटर्न में आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस का पूरा सार जो हम लोगों ने सीखा। इसमें हमने 6 बुलिश रिवर्सल पैटर्न, 3 बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न और 2 साइडवेज पैटर्न सीखे। तो ये कितने 6 + 3 + 2 यानी कि ये टोटल हमारे 11 चार्ट पैटर्न्स हैं। तो बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, साइडवेज पैटर्न मैंने आपको लाइव एग्जांपल के साथ इस वीडियो में बताया, और जो बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है उनका मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वो जाके देख सकते हैं। उसमें सारे चार्ट पैटर्न को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आपको बहुत सारे चार्ट पर ये पैटर्न्स को प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद आपको आसानी से ये पैटर्न्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको वॉल्यूम और ट्रेंड लाइन का भी यूज़ करना है। तो ये सब आपको याद और प्रैक्टिस करना है सिंपली। तो जब तक मैं नेक्स्ट क्लास लेके आता हूँ आपको ये सब अच्छे से प्रैक्टिस और स्टडी करना है, और अगली वीडियो में हम दूसरी चीज़ें सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।